नमस्कार साथियों, रॉयल स्टडी विद अजय शास्त्री के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। यदि आप सीटेट की तैयारी करते हैं तो आपके लिए मेरा वीडियो बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है, इसलिए आप मेरे वीडियो को देखिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जैसे सीटेट में देखा गया है कि अब तक जो भी प्रश्न आए हैं या अनुच्छेद छांटने के लिए आए हैं, वो सभी अनुच्छेद अब तक संस्कृत की जो एनसीईआरटी की 6, 7, 8 की किताबें हैं उन्हीं से ही आते हैं, उन्हीं पुस्तकों से सारे प्रश्न आते हैं। तो मैंने प्रतिदिन एक वीडियो बनाना है जिसमें श्लोकों को सबसे पहले हम ले रहे हैं, क्योंकि श्लोकों की आपको संस्कृत बहुत अच्छे से नहीं आती है और नहीं छांट पाते हैं। तो यदि आप इन सब का पीडीएफ चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगा, जहां पर आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना है। तो उस टेलीग्राम में मेरे सारे वीडियोस और साथ ही साथ प्रतिदिन जो भी मैं टेस्ट कराऊंगा यहाँ पे उनके सारे पीडीएफ आपको मिलेंगे, साथ ही हस्तलिखित संस्कृत के नोट्स भी आपको प्राप्त हो सकते हैं वहाँ पे। इसलिए आप टेलीग्राम चैनल को बिल्कुल निःशुल्क सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ वीडियो को हो सके तो शेयर भी कीजिए। आपको 7 बजे हिंदी की वीडियो और साथ ही साथ 8 बजे संस्कृत की वीडियो पर डे मिलती है। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि श्लोक एक लिखा है कि गुणा गुणगेश गुणा भवंती, गुणा गुणगेश गुणा भवंती ते निर्गुण प्राप्त भवंती दोषा सुस्वाद तोया प्रभंत नद्या समुद्र मासाद्य भवंत पेहा। अर्थात गुणा गुणगेश, गुणा मतलब अच्छे व्यक्ति उस नदी के समान हैं। अच्छे व्यक्ति यानी गुणा गुणगेश यानी गुणवान कह सकते हैं, अच्छे कह सकते हैं। गुणवान व्यक्ति उस नदी के समान हैं जो नदी पर्वतों से निकलती है। गुणा गुणगेश गुणा भवंती ते निर्गुण प्राप्त भवंती दोषा सुस्वाद तिया प्रभवंती नद्या समुद्र शामाद्य भवंत पेया। मैं इसका एक बार में ही शाब्दिक अर्थ बताए दे रहा हूं कि गुणवान व्यक्ति उस नदी के समान है जो नदी पर्वतों से निकलती है, जिसका जल स्वादिष्ट होता है, जिसे सभी पसंद करते हैं। परंतु जब वही नदी समुद्र में जाके मिलती है तो उसका जल खारा हो जाता है और लोग उसे पसंद नहीं करते हैं। एक बार फिर समझ लिए अर्थ को कि अच्छे व्यक्ति अर्थात गुणवान व्यक्ति उस नदी के समान होते हैं, उस नदी के समान होते हैं जो पर्वतों से निकलती है, यानी पर्वत मतलब कठिनाई से निकलती है, साथ ही साथ जिसका जल स्वादिष्ट होता है, जिसे सभी पसंद करते हैं। परंतु जब वही नदी समुद्र में जाकर मिलती है तो उसका जल खारा हो जाता है, फिर उसके जल को कोई पसंद नहीं करता। उसी प्रकार जो गुणवान व्यक्ति होते हैं वो कठिनाइयों से अपने गुण ग्रहण करते हैं और अपनी वाणी में मधुरता लाते हैं। और ते निर्गुण प्राप्त भवंती दोषा श्वास द्वितीयाम प्रभवंती नद्या, जिस प्रकार से नदी बहती है पर्वतों से निकलकर और उसके बाद जब समुद्र में जाके मिल जाती है, समुद्र माशाद भवंत पेया। अर्थात जो गुणवान व्यक्ति होते हैं वो अवगुणों में जाकर अगर वो बैठ जाएं तो उनके गुण भी नष्ट ही हो जाते हैं। ठीक है, उसी प्रकार नदी जब समुद्र में जाकर गिरती है तो क्या होता है कि उसका पानी जो होता है वो समुद्र का खारा हो जाता है। वो खारे में मिल जाएगी तो फिर कैसा हो जाएगा, पानी वो भी खारा हो जाएगा नदी का, तो इसलिए लोग उसे पसंद नहीं करते हैं। तो गुणवान व्यक्ति की महिमा का यहाँ पे वर्णन किया गया है। अब बात करते हैं दूसरे में। दूसरा श्लोक जो लिया गया है ये एक मशहूर संस्कृत के विद्वान हुए हैं भर्तृहरि, जिन्होंने नीत शतकम, श्रृंगार शतकम और वाक्य पदयम जैसी रचनाएं करी हैं, लिखी हैं। उनमें से एक नीत शतकम में से इन्होंने एक श्लोक को यहाँ पे लिखा है कि साहित्य संगीतम कला विहीनम साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीनम तृणम न खादपि जीवमानम तदा भाग्य देहम परम पशु नाम। इन्होंने मनुष्य जात की इतनी घोर घोर निंदा की है, इसमें बताया है मनुष्य जात की क्या उन लोगों की निंदा की है जो साहित्य और संगीत से विमुख हैं, जो कला से विमुख हैं। ऐसे लोगों को भर्तृहरि जी ने क्या बताया है, पशु बताया है। ठीक है, और कैसा पशु बताया है, बिना पूंछ के पशु बताया है। आइए, बड़ा रोचक ये श्लोक है कि साहित्य संगीत कला विहीनम, जो साहित्य और संगीत से विमुख हैं अर्थात कला विहीन हैं, जिन्हें कला साहित्य और संगीत से कोई मतलब नहीं है, वो साक्षात पशु हैं। और कैसे पशु हैं, साक्षात पशु हैं। कैसे, लेकिन उनकी पूंछ नहीं है, पुंछ विहीनम, मतलब
पशु तो हैं लेकिन बिना पूंछ के पशु हैं। कौन? जो साहित्य और कला और संगीत में रुचि नहीं लेते हैं वह व्यक्ति। अर्थात जो मनुष्य साहित्य संगीत कला से वंचित होता है वह बिना पूंछ तथा बिना सींगों वाले साक्षात पशु के समान होता है। ठीक है, साक्षात पशु के समान। तृणम न खादपि जीवमानम, बड़ा इंटरेस्टिंग बात उन्होंने कही है कि मनुष्य घास नहीं खाता है। मनुष्य घास नहीं खाता है। यदि मनुष्य घास खाता तो पशुओं की बड़ी हीन दशा होती। अर्थात पशुओं का यह भाग्य है। एक बार फिर से श्लोक को समझते हैं कि जो व्यक्ति साहित्य संगीत और कला से विमुख है, अर्थात जिसे साहित्य और कला संगीत में रुचि नहीं है, अज्ञानी व्यक्ति है इन चीजों से, वह साक्षात पशु के समान है। लेकिन कमी क्या है कि बिना सींग और बिना पूंछ का पशु है। कौन? मनुष्य, जो साहित्य और संगीत से विमुख है। लेकिन पशुओं का यहाँ पे भाग्य है। भर्तृहरि जी कहते हैं कि पशुओं का बहुत अहोभाग्य है, बड़ा भाग्य है कि मनुष्य घास नहीं खाता है। अगर मनुष्य घास खाता तो पशुओं के लिए भी घास नहीं बचती। ठीक है, उम्मीद है आपको श्लोक समझ में आया होगा। लुब्धस्य नश्यते यश पिशुनस्सु मैत्री नष्ट क्रियस्य कुलभ पर्थ परशस्य धर्मा विद्या फलम व्यसनिनम कृपणस्य सौख्यम राज्यम प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य। अर्थात लोभी व्यक्ति का यश, लुब्धस्य मतलब लोभी व्यक्ति का यश, नश्यत माने नाश होता है। पिशुनस्सु मैत्री, पिशुनस्सु मतलब चुगलखोर, यानी लोभी व्यक्ति का यश, चुगलखोर की दोस्ती जिसकी क्रिया नष्ट हो गई हो। मतलब मैत्री मतलब मित्रता, यानी लोभी व्यक्ति का यश और चुगलखोर की मित्रता, और जिसकी क्रिया नष्ट हो गई हो, जिसकी क्रिया नष्ट हो गई हो, जिसके कुल का कोई पता ठिकाना न हो। ठीक है, जिनकी क्रिया नष्ट हो गई है, जिसका वंश धन के लोभी का अर्थ व्यवसनी हो, अर्थात जिनका वंश जो हो लोभी का हो, अर्थात धन का लोभी हो, ऐसे व्यक्ति का। ठीक है, मतलब वंश धन के लोभी का हो, धर्म व्यसनी की विद्या का। ठीक है, व्यसनी अर्थात विद्या फलम व्यसनी, जो व्यसनी मतलब हमेशा व्यसन में डूबा रहता है। ठीक है, व्यसनी की विद्या का फल, कंजूस का सुख, कृपणस्य सौख्यम, यानी कंजूस का सुख, और आलसी मंत्री, राज्य प्रमत्त सचिवस्य, अर्थात जहां पर आलसी मंत्री होंगे वहां के राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। अर्थात लोभी व्यक्ति का यश और जो चुगलखोर होते हैं उनकी मित्रता। ठीक है, यानी दोस्ती, और जिसकी क्रिया नष्ट हो गई है वो, और जिसका वंश धन के लोभ में प्रमत्त हो, और व्यसनी की विद्या, साथ ही साथ कंजूस का सुख, और जो आलसी मंत्री होते हैं, आलसी मंत्रियों वाले राजा, ऐसे राजा का राज्य स्वतः ही नष्ट हो जाता है। तो उम्मीद है आपको ये सारी चीजें स्पष्ट रूप से समझ में आई होंगी। अब हम प्रश्नों की ओर चर्चा करते हैं, क्योंकि श्लोक में 6 से 7 8 क्वेश्चन तक पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है हमारा, का यश नश्यति, मतलब किसका यश नष्ट हो जाता है। तो चूंकि यहाँ पे श्लोक में लिख रखा है कि का यश नश्यति, यानी किसका यश नष्ट हो जाता है, तो यहाँ पे पहली लाइन में लिखा है कि लुब्धस्य नश्यति यशः, अर्थात लुब्धस्य किसका हो जाता है, लोभी का। तो लुब्धस्य, लुब्धस्य केवल उत्तर आपको लुब्धस्य देना है कि लोभी का यश नष्ट हो जाता है। का गुणा भवंती, ठीक है, तो यहाँ पे लिखा गुणा गुणगेश गुणा भवंती। ठीक है, तो यहाँ पे का की जगह आपको क्या लिखना है, गुणा गुणगेश। केवल गुणगेश भी लिख देंगे तो भी हो जाएगा, तो आप गुणा गुणगेश भी लिख सकते हैं जैसे ऑप्शन दिए हों। ठीक है, गुणा गुणगेश गुणा भवंती। उसके बाद पिशुनस्सु मैत्री का नश्यति, यानी पिशुनस्सु का मतलब क्या है, पिशुनस्सु अर्थात चुगलखोर की मित्रता कैसे नष्ट हो जाती है। ठीक है, मतलब चुगलखोर की जो मित्रता होती है वो कैसे नष्ट हो जाती है, ये प्रश्न पूछा है। पिशुनस्सु का नश्यति। ठीक है, तो यहाँ पे प्रश्न को पूछना था कि पिशुनस्सु का नश्यति। ठीक है, यहाँ पे गलत लिख गया है। तो पिशुनस्सु की जो मित्रता होती है, मतलब मित्रता नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो मैत्री, मैत्री मतलब मित्रता। उसके बाद बात करते हैं नद्या का अपेय भवंती, यानी समुद्र मासाद्य भवंतु अपेया, अर्थात समुद्र में मिलने। प्रश्न ये कह रहा है कि नदी कैसे अपेय, अर्थात कैसे अपेय मतलब होते पीने योग्य न हो।
ठीक है, जो पीने योग्य न हो वही तो अपेय होता है। तो कैसे हो जाती है? तो नदी जब समुद्र में मिल जाती है, समुद्र मा साध्य भवंत पेया, अर्थात नदी जब समुद्र में मिल जाती है तो पीने योग्य नहीं रहती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? समुद्र मा साध्य। उसके बाद है समुद्रम का समास। ठीक है, तो समुद्रम में सा उपसर्ग के साथ मुद्राणाम अभाव है। ठीक है, यहाँ पे मुद्रा से संबंधित है, अर्थात यहाँ पे अव्ययीभाव समास होगा, अव्ययीभाव। अब बात करते हैं कृपणस्य का अर्थ। कृपण का क्या अर्थ है? कृपण माने होता है कंजूस। ठीक है, कंजूस, तो हिंदी अर्थ पूछ रहा है वो, तो कृपण का अर्थ क्या हुआ? कंजूस। पशु नाम भाग्य का, पशुओं का भाग्य क्या है? देखो यहाँ पे लिखा है कि त्रिमण खाद्यपी जीवमानम। ठीक है, तद भाग्य देहम परम पशु नाम, अर्थात पशुओं का भाग्य यह है कि तृणम न खाद्यपी जीवमान, अर्थात जो जीव हैं यानी मनुष्य हैं वो तृण नहीं खाते हैं। ठीक है, तृणम, तृणम न खाद दपी। ठीक है, प्रभवंती सूत्र का, प्रभवंती, प्रभवत माने होता है बहना। ठीक है, तो प्रभव का एक सूत्र होता है भुव प्रभव, इस सूत्र के अनुसार इसकी व्याख्या होती है। तो उम्मीद है आपको ये श्लोक समझ में आए होंगे। अब आपको जो पेडागोजी आती है उसके हम 10 प्रश्न हल करवाते हैं, आपको देखना है किस तरीके से प्रश्न आते हैं। अब चर्चा करते हैं पेडागोजी के ऊपर। जैसे मौखिक परीक्षण प्रकार। ठीक है, तो मौखिक परीक्षण का प्रकार पूछा गया है, तो एक सलाह का परीक्षण होता है, उसके साथ ही एक शास्त्रार्थम, शास्त्रार्थ का मतलब होता है शास्त्रों में चर्चा करना। ठीक है, पहले शास्त्रार्थ हुआ करता था, जैसे विद्युत्मा, अपाला, गार्गी और जे याज्ञवल्क्य, जो भी जो ऋषि मुनि मतलब जो विद्वान व्यक्ति हुए हैं, ये पहले शास्त्रार्थ करते थे। भाषण में नहीं बोलकर, भाषण देके आपस में संवाद करके, इससे क्या है कि मौखिक परीक्षण लिया जा सकता है। बुनियादी शिक्षा केन प्रवर्तितः, अर्थात बुनियादी शिक्षा के प्रवर्तक कौन थे? तो बुनियादी शब्द आपका महात्मा गांधी महोदय का दिया हुआ है, इंपोर्टेंट फैक्ट है, आप याद कर लीजिए। संस्कृत भाषा सर्वाधिक समीचीन भाषा। ठीक है, संस्कृत भाषा सबसे उपयुक्त भाषा है अभी के युग में। तो इसका मतलब प्रश्न का उत्तर क्या होगा? भाषा कथ्यते शब्द यहाँ पे लिखा है, तो संगणकार्थम, यानी जो कंप्यूटर भाषा है, मतलब कंप्यूटर जो सब है, संगणक है, वो संस्कृत की भाषा को बहुत अच्छा पकड़ता है, सबसे तेज। ठीक है, तो संगणकार्थम। संस्कृत शिक्षणे उद्देश्यम, यानी संस्कृत शिक्षण का उद्देश्य क्या है? तो संस्कृत शिक्षण का उद्देश्य बोधात्मक, यानी बोध प्राप्त कराना। ठीक है, ज्ञानात्मक और रचनात्मक। तो ये तीनों आपको ऑप्शन में मिलेंगे, वो सही उत्तर होंगे आपके, बोधात्मक, ज्ञानात्मक और रचनात्मक। अगला प्रश्न है आपका, अगर मैं इनको युक्ति बताता हूं, जैसे ये पेडागोजी है। ठीक है, ये संस्कृत की पेडागोजी है। तो ये संस्कृत शिक्षण उद्देश्य, मतलब संस्कृत शिक्षण का उद्देश्य बोधात्मक, ज्ञानात्मक और रचनात्मक। परिष्कारात्मक शिक्षण, परिष्कार का मतलब होता है मतलब किसी का कमियों को दूर करना, कमियों को दूर करना। इस शिक्षण का उद्देश्य क्या है? तो अगर आपको उपचारात्मक शिक्षण की तरह कहीं पे पॉइंट मिलता है ऐसा लिखा हुआ, तो उत्तर सही होगा आपका। ठीक है, एक होता है उपचारात्मक शिक्षण और एक क्या होता है? उपचारात्मक शिक्षण का मतलब क्या होता है? उपचार करना। ठीक है, किसी को उपचार करना। उपचार का मतलब समस्याओं को दूरी करना, और समस्याओं का पता लगाना निदानात्मक परीक्षण होता है। तो परिष्कारात्मक शिक्षण क्या है? ये उपचारात्मक शिक्षण में आता है। और अगर किसी छात्र की कमजोरियां पता करनी है तो आपका क्या आएगा? तो आपका निदे मतलब जो निदानात्मक परीक्षण होता है शिक्षण। संस्कृत अध्यापक अभिन्न अंग, यानी संस्कृत के अध्यापक का अभिन्न अंग क्या है? तो ये श्यामपट जो है वो संस्कृत के अध्यापक का अभिन्न अंग है। ठीक है, वैसे मैं तो श्वेत पट पे पढ़ा रहा हूं। परिप्रेक्षा का मतलब क्या होता है? अगर प्रश्न में कहीं परिप्रेक्षा शब्द लिख के आता है तो इसका मतलब होता है कि प्रश्न पृष्ठतु प्रेरित, अर्थात प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। परिप्रेक्षा मतलब प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना। अब बात करते हैं अभिव्यक्ति परीक्षण।
अभिव्यक्ति परीक्षण का मतलब होता है कि अगर बालक की अभिव्यक्ति का पता करना है आपको तो किस तरीके का परीक्षण उचित रहेगा। तो बालक की अगर अभिव्यक्ति जाननी है आपको तो सबसे पहले आप उसे निबंधात्मक प्रश्न लिखने को कहें तो पता लग जाएगा कि बालक ने अपनी अभिव्यक्ति से क्या लिखा है। तो निबंधात्मक जो प्रश्न होंगे वो बालक की अभिव्यक्ति जानने के लिए सबसे सुदृढ़ और सही सटीक उत्तर देने में सहायक होंगे। ग्रहणात्मक कौशल क्या है? ग्रहण करने वाले कौशल। कौशल आपके 4 प्रकार के होते हैं, मतलब श्रवणम, वासणम, पठनम और लेखनम। ठीक है, क्रम से। तो सबसे पहला कौशल कौन सा होता है? श्रवणम, सुनना। हम पहले सबसे पहले क्या सुनना सीखते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद बोलना, सुन के ही बोलते हैं। कोई चीज़ हमने सुनी तभी तो बता सकते हैं आपको, हमने पढ़ी है तभी आपको पढ़ा सकते हैं। उसके बाद क्या है? सुनना, बोलना, फिर पढ़ना यानी पठनम, उसके बाद लेखनम आता है अंतिम चरण। ठीक है, अंतिम कौशल होता है। तो 2 होते हैं ग्रहणात्मक कौशल। ग्रहण का मतलब आप लोग ग्रहण कैसे कर रहे हो? मेरी बात को सुन रहे हो और जो मैंने लिख दिया उसे पढ़ रहे हो, तो आप ग्रहण कर रहे हो ना, तो आपका ग्रहणात्मक कौशल हो गया। उसके बाद अभिव्यक्ति कौशल, मैं व्यक्ति कर रहा हूं, अर्थात मैं अपने मन से आपको बोल रहा हूं और साथ ही साथ लिख रहा हूं। तो लेखनम और भाषणम ये आपके अभिव्यक्ति कौशल हो गए। तो इनमें आपको उम्मीद है चीजें सही से समझ में आई होंगी। ठीक है, तो पेडालॉजी आपकी इस तरीके के प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। तो अगर आपको इस तरीके के और भी वीडियो चाहिए तो आप हमारे YouTube चैनल पर निःशुल्क बने रहिए। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगा जिससे आप सीधे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। वहां पर हमारे बहुत सारे वीडियो आपको देखने को मिल जाएंगे सीटेट के, साथ ही साथ UPSI के और हिंदी के वीडियो हम बहुत अच्छे से बनाते हैं। तो कृपया टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना ना भूलें। साथ ही साथ हम उसमें PDF भी देते हैं, जो आपने मैटर पढ़ा है इनकी PDF भी हम वहाँ पे देते हैं। और साथ ही साथ आपको संस्कृत के प्रैक्टिस सेट भी देते हैं जो आपको कहीं नहीं मिलते हैं, वो हमारे चैनल पर आपको मिलेंगे। इसलिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना बिल्कुल भी ना भूलना। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।